नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, राजस्थान के अंदर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अरावली। राजस्थान में है, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसका मेजर हिस्सा राजस्थान में है। वैसे भारत के 4 राज्यों से, उनमें से एक यूनियन टेरिटरी है। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इन 4 में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली। फिलहाल के लिए शुरुआती ब्रीफ में मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ, राजस्थान वाले लोग जिनको इसके बारे में पता है वो रिलेट कर जाएँगे, लेकिन बाकी लोग जो अरावली के बारे में नहीं जानते, वो केवल तस्वीरों से एक अंदाज़ा लगाएँ कि एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ हैं, कुछ ऐसे ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं। अच्छा, इन पहाड़ों की ग्रीनरी जो आपको देख कर के थोड़ा-सा कोई फ़ील तो दे रही होगी, लेकिन ऊँचाई को देखकर आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे, कि यार ये कुछ ज़्यादा ऊँचे एवरेस्ट जैसे तो नहीं दिख रहे। ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, जो ऊपर ड्रोन शूट से ली गई हैं। कई बार जब मैं आपको राजस्थान के अलवर से वीडियोज़ बनाकर डाल रहा होता हूँ, मैं अरावली की मतलब अरावली की जो अलवर में रेंज है, उसके टॉप पर जब वॉक करने गया होता हूँ, हाइकिंग करने गया होता हूँ, उसके मैंने आपके सामने कई बार वीडियो शेयर किए हैं। एनीवे, आज के सेशन में ज़िक्र इस बात का है कि जो अरावली है, चूँकि ये राजस्थान एनसीआर का हिस्सा है, दिल्ली, गुड़गाँव, हरियाणा के बहुत सारे वो हिस्से, जहाँ से आजकल दिल्ली की कनेक्टिविटी बहुत अल्टीमेट है। या फिर ये कहिए कि दिल्ली के आस-पास का वो पूरा हिस्सा, जो नेशनल कैपिटल रीजन में आना शुरू हो चुका है, वहाँ पर बेहद कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। घरों के निर्माण, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के निर्माण, मॉल्स के निर्माण, सड़कों के निर्माण, पुल, इन सब के निर्माण। और जब निर्माण कार्य चल रहे होते हैं, विकास जब चल रहा होता है, तो उसकी बुनियादी ज़रूरतों में, उनके निर्माण में जो इतनी बड़ी-बड़ी आप गगनचुम्बी इमारतें देखते हैं, उसके कंक्रीट में अगर देखा जाए तो उसमें रोड़ी का रोग योगदान होता है, बजरी का योगदान होता है, सीमेंट का योगदान, सीमेंट के साथ-साथ स्टील का योगदान होता है। स्टील के लिए माइन्स हैं, लेकिन राजस्थान से मैक्सिमम समय गुजरने वाली ये जो अरावली रेंज है, इसका भारत के विभिन्न शहरों में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनके लिए खनन हो रहा है। पहाड़ से फोड़ करके पत्थर निकाला जा रहा है। पत्थर, क्रशर से इसके अंदर छोटी टुकड़ियाँ, रोड़ियाँ, वो निकाल करके राज्य के अंदर, पड़ोसी राज्यों के अंदर और दिल्ली के अंदर, गुड़गाँव के अंदर, नोएडा के अंदर मेजर जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहाँ पर इनका यूज़ हो रहा है। तो आप पूछेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। यूज़ हो रहा है, इससे शहर बन रहे हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि ऐसे अरावली पहाड़ी धीरे-धीरे खत्म हो रही है। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? इधर से पहाड़ खत्म हो रहा है, गुड़गाँव में बन तो रहा है, नोएडा में बन तो रहा है, दिल्ली में बन तो रहा है। पहाड़ ही तो बनाना है, उधर बिल्डिंग का पहाड़ बन गया। बहुत सही। जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ अरावली है, वो कुछ इस तरह से हरा-भरा भी है। आप कहेंगे अरावली राजस्थान में है तो हरा-भरा कैसे है? इसकी पूरी ज्योग्राफी है, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए ये समझिए कि ये जो ज्योग्राफी का अंदर आप साइड देख रहे हैं, अरावली की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के आसपास के वो क्षेत्र हैं, जो हरे-भरे हैं। टाइगर रिज़र्व के अंदर रणथंभौर टाइगर रिज़र्व, सरिस्का टाइगर रिज़र्व, मुकुंदरा हिल्स, वो इसी अरावली में है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में टाइगर्स पाए जाते हैं। बढ़िया ग्रीनरी है। इस ग्रीनरी के अंदर बहुत अच्छे से पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। मेरे प्यारे साथियों, विकास के साथ-साथ पर्यावरण के साथ जो खेला हो रहा है, उसे इंसान समझ नहीं पा रहा है। खनन करने वाले खनन करना चाहते हैं ताकि वो निर्माण में पैसे निकाल सकें। वहीं पर्यावरण का, यानी कि क्योंकि खनन सबकी ज़रूरत नहीं है, सबकी हाई राइज़ बिल्डिंग ज़रूरत नहीं है। ऐसे में वो लोग जो इस अरावली के चलते प्रदूषण से पीड़ित हैं, वो लोग स्वच्छ हवा चाहते हैं। स्वच्छ हवा की कहानी मैं क्यों कह रहा हूँ? दिल्ली के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ का एक्यूआई नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। इंटरनेशनल लेवल के अंदर ये न्यूज़ छपने लगी है कि इंडिया इज़ ए राइजिंग पावर बट ब्रीथिंग इन इट्स कैपिटल इज़ हज़ार्डस। लीथल स्मोक इज़ बैक इन वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। भारत की जब-जब चर्चा होती है तो दिल्ली की एयर क्वालिटी के बर्बाद होने की चर्चा होती है। कहा जाता है कि इतनी पुअर एयर क्वालिटी, ये दिल्ली का इंडिया गेट जिसको आप देख रहे हैं, आप उस पर फॉग की वजह से, स्मॉग की वजह से हुआ ये नज़ारा देख सकते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन की इस तरह की तस्वीरें बड़ी कॉमन हैं। मीडिया में इस तरह की हेडलाइन्स बड़ी कॉमन हैं और इन हेडलाइन्स को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कि ये जो पॉल्यूशन है, ये दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के पॉल्यूशन से निपटना पूरे देश की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है साहब? दिल्ली वालों की दिक्कत है, हमारी थोड़ी है। जब आप इस तरह की खबरें देखते हैं कि भारत की एक कैपिटल, भारत की एक ही कैपिटल होगी डेफ़िनिटली,
और वो कैपिटल पूरे वर्ल्ड के अंदर इसलिए क्रिटिसाइज़ की जा रही है कि यार इन लोगों को रहना नहीं आता है। ये लोग इस तरह से रह रहे हैं कि पॉल्यूशन इनसे हैंडल नहीं हो रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों का आप अंदाज़ा लगाइए कि ये अरावली हिल्स जो आज पॉल्यूशन को रोकने में काम आ रही हैं, उन्हें खत्म होने पर अगर रियलाइज़ किया जाए तो पॉल्यूशन का स्तर सोचिए क्या होगा। मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप इन्हें देखते हैं तो यहाँ की हरियाली देखते हैं। हरियाली से आप ये समझते हैं कि ये पॉल्यूशन रोकने के काम आती होगी। जो चीज़ पॉल्यूशन रोकने के काम आती हो, सोचिए कि अगर वो अवैध खनन की शिकार हो जाए, ये खनन का हिस्सा हो जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली के जो रिज़ल्ट हैं, वो बहुत खतरनाक होंगे? ना केवल पॉल्यूशन, आज हम समझेंगे इस सेशन में कौन से ऐसे परिणाम, घातक परिणाम होंगे अगर अरावली खत्म हो गया। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, समझ ही नहीं आ रहा है अरावली खत्म हो गया, अरावली खत्म हो गया, ये बोल क्यों रहे हो? बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि हाल ही में सरकार के द्वारा अरावली की एक परिभाषा दी गई है और उस अरावली की परिभाषा ने इस समय देश में एक विवाद छेड़ दिया है। रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशन, कांग्रेस इस तरह से सरकार से सवाल कर रही है। तो आज के सेशन में ये सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की कौन सी परिभाषा ऐसी मान ली जिसके चलते अरावली खत्म हो जाएगा, ये चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ इस बात की चर्चा है कि इस तरह के आदेश खनन माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए हैं। निर्माण में लगे हुए, जो कंस्ट्रक्शन में लगे हुए बड़े-बड़े हाउसेज हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए हैं। तो आइए पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं। फिलहाल के लिए भारत का एक मैप देख लीजिए। भारत के मैप में 4 राज्यों को मार्क कर लीजिए। गुजरात, राजस्थान और इस गुजरात, राजस्थान के साथ-साथ निकलता हुआ हरियाणा और फिर दिल्ली। कुछ इस तरह से भारत के अंदर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। ज्योग्राफी के छात्र इसे बहुत अच्छे से सुनते आए हैं। राजस्थानियों के लिए तो ये बिल्कुल उनकी आन बान शान की बात है, क्योंकि उनके किसी भी एग्जाम में यहां से कोई सवाल ना आए, हो नहीं सकता। मैप को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट पढ़ा जाता है। अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, अर्थात ये पर्वत श्रृंखला साउथ वेस्ट से निकल करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रही है। जब भारत में आने वाले मानसून की जिक्र करते हैं तो भी हम ये पूछते हैं कि भारत में मानसून साउथ वेस्ट दिशा से आता है। साउथ वेस्ट से मतलब कुछ इस तरह से भारत के अंदर मानसून अरब सागर वाली साइड से चलकर आता है। तो साउथ वेस्ट मानसून से जो भी ह्यूमिड वायु निकल कर आई है जिसकी वजह से बारिश होगी, उसकी दिशा और इसकी दिशा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट दोनों एक साथ पैरेलल होने के कारण हम राजस्थानी अक्सर ये कहते हैं कि राजस्थान में अगर ये पर्वत यूं रहा होता तो ये इतनी बारिश किया होता कि राजस्थान केरला से भी ज्यादा ग्रीन होता। अगर ये पर्वत इस तरह इसके समानांतर ना हुआ होता और इस पर्वत की लोकेशन जैसे विंध्याचल या फिर वेस्टर्न घाट है ऐसी रही होती, तो राजस्थान में शायद थार डेजर्ट ना होता। पर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये तो थ्योरीज है। ऐसे में अरावली का साउथ वेस्ट मानसून के समानांतर होने के कारण ये हर सारी की सारी पवनें जाकर रुकती हैं। साउथ वेस्ट मानसून से निकली मानसून की पवनें माउंट, ये जो अपना हिमालय पर्वत है, इसके पास जाकर रुकती हैं। और जब ये हिमालय पर्वत से जाकर के आर्द्रता लिए हुए हवाएं टकराती हैं तो यहां पर बर्फ गिरती है, यहां पर बारिश होती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर हिमालय है और वहां पर आप तेज बारिश की, बर्फ गिरने की खबर सुनते हैं। यही कारण है कि हिमालय से निकलती हुई नदियों में आप गंगा यमुना का जिक्र सुनते हैं। कुल मिलाकर सिंधु, गंगा, यमुना इस साउथ वेस्ट मानसून के कारण है। तो अगर ज्योग्राफी इतनी सी आप समझ पा रहे हो, जो मैं यहाँ पर मतलब इस सेशन के हिसाब से समझा रहा हूँ वो ये कि अरावली पर्वत समानांतर है साउथ वेस्ट मानसून के, जिससे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट तक हवा पहुंचती है। खैर सॉरी, माउंट एवरेस्ट कहिए या हिमालय कहिए, उस तक हवा पहुंचती है। अब अरावली का जिक्र क्यों हो रहा है? अरावली का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि अरावली के एक हिस्से पर फिर भी इन साउथ वेस्ट मानसून के चलते बारिश होती है। कौन से हिस्से पर बारिश होती है? जो अरावली है, उसका साउथ ईस्ट सारा साइड वाला जो हिस्सा है, जो कि साउथ वेस्ट मानसून के संपर्क में आता है, इस वजह से राजस्थान 2 भागों में बँट जाता है। राजस्थान 2 भागों में बँट जाता है, इससे क्या मतलब है? आप ऐसे देखिए, ये राजस्थान है, राजस्थान का एक पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्सा। राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है ना, जिसमें अलवर आता है, जिसमें आप ये जयपुर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी जगह जो हैं, यहाँ पर तुलनात्मक रूप से हरियाली है। थार डेज़र्ट यहाँ पर नहीं है। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं,
पश्चिम की साइड वाला इधर की तरफ डेजर्ट है। कारण मैं बता चुका हूं क्योंकि मानसून यहां तक नहीं पहुंच पाता। ये जो डेजर्ट है ना, कहते हैं कि डेजर्ट की आदत होती है वो आगे बढ़ता है, मार्च पास्ट करता है, वो बढ़ता है आगे। अरावली उसको रोक कर रखा हुआ है। एक तो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश कराता है पूर्वी राजस्थान में, और पश्चिम वाले जो डेजर्ट है उसको पूरब की तरफ आने से रोकता है। ये सारी जानकारी राजस्थानियों के लिए बड़ी कॉमन होगी, लेकिन जो मेरे अन्य साथी पूरे देश भर से मुझे सुन रहे हैं वो इसे रिलेट कर पाएंगे ताकि हम मुद्दे पर पहुंच पाए। अब पॉइंट ये है कि ये जो आप अरावली देख रहे हैं, इससे राजस्थान में बहुत लाभ है कि हम पूरे राजस्थान वाले रेगिस्तान में नहीं रहते। विशेष रूप से जो बाहर से आकर के राजस्थान घूमने आते हैं, उन्हें बड़ा अचरज होता है, कि यार तुम्हारे यहाँ पर इतना पानी कैसे है, नदियाँ कैसे हैं? क्योंकि एक साइड वो है, जहाँ पर इनका बढ़िया एक्सेस है। चलिए साहब, ये अरावली कुल मिलाकर 692 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली 4 राज्यों में होती हुई जाती है। गुजरात से शुरू होकर के जब ये दिल्ली तक जाती है, तो दिल्ली की जो फेमस रायसीना हिल्स है, उसी पर आप राष्ट्रपति भवन देखते हैं। कई बार फिल्मों में आपने इस जगह पर चलती हुई गाड़ियों को देखा होगा, ये हल्की सी उठ करके जा रही होती हैं, ऐसा लगता है स्लोप के ऊपर जा रही हैं। ये जो स्लोप पर बना हुआ राष्ट्रपति भवन है, जो ऊंचाई पर दिख रहा है, ये अरावली के सबसे आखिर कोने पर बना हुआ राष्ट्रपति भवन है। इस तरह से अरावली को 3 भागों में बाँटा जाता है। सबसे दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ वाला जो भाग है वो दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली यानी कि जो दिल्ली वाली साइड है। उसकी औसत हाइट कम है, 450 मीटर तक है। मिडिल अरावली की हाइट 7 500 से 700 मीटर है और जो एवरेज एलिवेशन है सदर्न का, दक्षिण वाले का, वो 1000 मीटर के आसपास बताया जाता है। ये केवल थ्योरेटिकल पर्पज़ से आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो आप रायसीना हिल्स देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली के बहुत से हिस्से, विशेष रूप से दक्षिणी दिल्ली, जिसको साउथ दिल्ली के नाम से लोग पॉश इलाकों में कंसीडर करने के लिए नाम साउथ दिल्ली बोलकर चलते हैं, वहां पर जो ग्रीनरी है वो असल में अरावली के ऊपर ही बना हुआ ग्रीनरी है। उस पर ही पड़े हुए पेड़ हैं, जिन्हें रायसीला हिल्स के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर अब तक आप समझ चुके होंगे कि मरुस्थलीकरण को रोकना हो, क्लाइमेट को कंट्रोल करना हो, और अरावली में चूंकि ग्रीनरी देखी है तो निश्चित ही पानी भी गिर रहा है। पानी गिर रहा है तो वाटर कंजर्वेशन हो रहा है। बायोडायवर्सिटी, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से अरावली है, अरावली पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल कर रही है आप समझिए। दिल्ली के लिए ये कैसे वरदान है कि जब पश्चिमी राजस्थान से चलती हुई हवाएं निकलती हैं, तो सैंड अरावली में ही अटक जाती है और वो ऊपर तक उठ नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ पार्टिकुलेट मटेरियल जो पीएम 2.5 है, वो अरावली के जो पेड़ पौधे हैं वो उसे सोखते हैं, रोकते हैं, अपने ऊपर बिठा लेते हैं, नेट का काम करते हैं, नेचुरल नेट का काम। ऐसे में दिल्ली के लिए अरावली एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, जिसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक तरफ डेजर्ट देख सकते हैं और एक तरफ हरियाली देख सकते हैं। कहते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट बार बार निकल रहा है हिमालय के लिए, जैसे हिमालय के चलते आज हमारे देश में नदियां हैं, ऐसे ही अरावली के चलते पूरे देश के अंदर डेजर्ट से बचाव है। अदरवाइज ये डेजर्ट कहां तक पहुंचता है, ये अपने आप में ज्योग्राफी का विस्तार पूर्वक डिस्कशन करने वाला विषय है। आपको अगर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आप हमारा ज्योग्राफी का कोर्स ले सकते हैं। मैंने उसमें कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ाई हुई है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, बेसिक से लेकर के बिल्कुल यूपीएससी स्तर तक जो आपको चाहिए पूरी एनसीईआरटी से। आप उस कंप्लीट कोर्स को हमारे जीएस फाउंडेशन बैच से ले सकते हैं। लिंक उस एप्लीकेशन का कमेंट बॉक्स में, और जो पढ़ाया हुआ है उसके नोट्स भी उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी घर पर मंगा सकते हैं। खैर, फिलहाल के लिए आज रायसीना हिल्स और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट, ये कहानियों में है। और चर्चा का विषय क्या है, हम इतनी सारी भूमिका क्यों बनाए, इतनी देर तक भूमिका क्यों बनाए? क्योंकि अब अरावली किसे कहा जाएगा, यह विवाद का विषय है। बोले क्यों? हाल ही में सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट प्रस्तुत किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की छपी खबर के अनुसार अरावली जमीन से 100 मीटर ऊपर की ऊंचाई वाले जो पहाड़ हैं, आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंचाई की हाइट वाले जो पहाड़ हैं, उन्हें ही अरावली कहा जाएगा। ऐसा सुनने के बाद आप कहेंगे 100 मीटर मतलब लगभग 325 फीट। सर इतना तो होना भी चाहिए ना। अगर इतनी हाइट का कोई पहाड़ है तो अरावली कहलाएगा, इसमें गलत क्या है इन 4 पहाड़ों में, 4 राज्यों में? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर ऐसा है तो सर इसका मतलब तो अरावली की परिभाषा बहुत व्यापक हो गई। नहीं, व्यापक नहीं हुई। इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि अरावली की अगर पूरे चारों राज्य में 10,000 अगर चोटियां हैं, तो उन 10,000 चोटियों में से केवल 1,000 चोटियां ऐसी हैं जो ये 10 मीटर का, ये 100 मीटर का क्लॉज पार कर पाती हैं। अर्थात ये 100 मीटर की जो हाइट बताई है,
ये एग्जैक्ट फिगर कहूं तो 8.7% ऐसी हिल्स हैं अरावली की जो अरावली के 100 मीटर औसत हाइट से ऊंची हैं। इसका मतलब सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, उसके अनुसार 100 मीटर से नीचे की तमाम पहाड़ियां अब अरावली नहीं होंगी, और अगर वो अरावली नहीं होंगी तो क्या उनमें खनन किया जा सकेगा? ये सारा सवाल क्यों आया था? क्योंकि पिछले साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों में माइंस बंद करवा दी थी और कहा था कि पहले यह बताओ कि खुदाई हो कहां सकती है, कहां पर माइनिंग की जा सकती है, कहां से पत्थर और रोड़ी निकाली जा सकती है। सरकार ने बकायदा इसके लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 100 मीटर से ऊपर ऊंची पहाड़ियों को हम पहाड़ी अरावली मानेंगे, उसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। अर्थात अब अरावली की जो छोटी मोटी पहाड़ियां, यानी कि अगर 10,000 कुल पहाड़ियां हैं तो 9,000 पहाड़ियों को खत्म किया जा सकता है। और अगर उन्हें खत्म कर दिया गया तो विचार करिए कि मुनाफा किसकी जेब में गया और जान किसकी गई। यही कारण है कि सवाल बनता है कि क्या खनन माफिया ने कोई लॉबिंग की है क्या? क्या अपनी बातें मनवाने के लिए किसी सरकारी अधिकारी को करप्ट किया है क्या, जिसने सरकार को ही कन्विंस कर दिया? क्योंकि सरकार चल किन से रही है? अधिकारियों के साथ में। अधिकारियों ने क्या ऐसी प्रस्तुति उनके सामने दे दी कि सरकार को लगा हाँ, ये जो बात बोल रहे हैं ये सही है। 100 मीटर हाइट तो यार बहुत नॉर्मल होती होगी, यानी 350 फीट अगर आप एक घर की औसत हाइट लेते हैं तो 12-13 फीट की हाइट छत की बनती है। तो ऐसे में अगर मानकर चलें तो मान लीजिए कि 20 मंजिला एक घर की बराबर हाइट तो होनी ही चाहिए बाहर की, तो उससे कम तो क्या ही मानेंगे। ये जो कन्विंसिंग वाली बात है, इसमें खेला कहाँ खेल दिया गया कि पहाड़ी की हाइट अपने आसपास के क्षेत्र से 100 मीटर ऊपर होनी चाहिए। ये आसपास की जगह कहां से नापोगे? मैं इसको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि रेलवे जब हाइट नापता है तो वो समुद्र तल से नापता है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो समुद्र तल है वो एक समान होता है। आपको पता होना चाहिए, समुद्रों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उनका वाटर लेवल एक जैसा होता है। इसी वजह से पूरी दुनिया में माध्य समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है। एल्टीट्यूड वहीं से लिया जाता है और उस समुद्र तल के चलते, क्योंकि सी सरफेस दुनिया के जितने भी महासागर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, यही कारण है कि उनका एक लेवल मेंटेन होता है और यही कारण है कि उनसे औसत ऊंचाई सबकी नापी जाती है। यहां पर खेला क्या खेल दिया गया? समुद्र तल से अगर 100 मीटर ऊंचाई की बात होती तो शायद अरावली के अंदर कोई कंकर भी ना निकाल पाता, लेकिन सरकार ने जो अपनी तरफ से बात रखी उसमें आसपास की जगह, और ये आसपास की जगह कौन डिसाइड करेगा इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। अब मैं थोड़ा-सा आपको और विस्तार में अंदर गहराई तक ले चलूं तो ये अब जो पिछले साल 2024 की न्यूज़ कटिंग है, जिस न्यूज़ कटिंग में सरकार ने पूछा था कि अरावली किसे कहोगे? क्योंकि हरियाणा और राजस्थान में बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। हरियाणा वाले कह रहे थे कि हम पिलर लगाकर बताएंगे कि ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, क्योंकि हरियाणा में माइनिंग का यूज हो रहा है, राजस्थान से खोद-खोद कर हरियाणा में लोग बेचने पत्थर पहुंच जा रहे हैं। अवैध रूप से आप कई बार खबरें सुनते होंगे कि माइनिंग रुकवाने के लिए गई टीम के ऊपर जेसीबी चढ़ा दी गई, ट्रक चढ़ा दिए गए, गोलियां चला दी गई। क्यों? क्योंकि माइनिंग में जबरा पैसा है और जितना पैसा खर्च हुआ लगाने में, उतना ही वसूल लिया जाता है बिल्डिंग बनाने वाले से। आप देखते हैं जब-जब कोई भी चीज रोक लगती है, जैसे हमारे राजस्थान में रेता, और ये रेते की कहानी आप अधिकांश लोग जानते भी होंगे। अगर किसी रिवर के अंदर से डस्ट निकाली जा रही है, बजरी निकाली जा रही है, तो उस बजरी को अगर पुलिस रुकवा रही है नदी संरक्षण के नाम पर, तो पुलिस की पॉकेट में जो दिया गया, विभाग की जेब में जो दिया गया, वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमारे देश में भ्रष्टाचार करता है। तो वो इनडायरेक्ट रूप से जो टैक्सेशन लगता है, वही बजरी का ट्रक अगर रोका नहीं लगा होता, यानी कि रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, तो शायद 5,000 का जो ट्रक मिलता, ट्रैक्टर मिलता, वो 10,000 रुपए का हो जाता है, क्योंकि बढ़ते-बढ़ते रिश्वत आ रही है। तो ओवरऑल किस-किस की जेब पर असर पड़ रहा है? तो जिसको मकान बनवाना है, उसको कंस्ट्रक्शन लागत बढ़ गई। पॉल्यूशन वालों को दिक्कत ये है कि पेड़ खत्म, मतलब पहाड़ खत्म हो जाएंगे, पर्यावरण खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली लाभ किसका होगा? तो आंसर है जिसने पहाड़ को खोदा, उसका सबसे बड़ा लाभ था। तो क्या पहाड़ खोदने वाले इतने बड़े हो गए कि वो दिल्ली समेत पूरे देश में, विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, जहां-जहां पर अरावली से डेजर्टिफिकेशन बचा है, जहां-जहां अरावली से पॉल्यूशन रुका है, उन सबको एक साथ बेच खाए? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ये लाइन पूछी गई कि ऐसे तो 90% अरावली खत्म हो जाएगा। और जब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने यह बात खोजकर निकाली, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया, उसके अंदर 1048 ही ऐसी पहाड़ियां निकलकर आई जो कि 100 मीटर से ऊपर की थी। यही कारण है कि अरावली की इस रिपोर्ट के चलते पूरे देश में बहस शुरू हो गई है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाई इस रिपोर्ट में 15 जिलों के अंदर 12,081 पहाड़ियां ऐसी हैं जो 20 मीटर से ऊपर की हैं। 20 मीटर का मतलब हुआ कि ये वो पहाड़ियां हैं जो लगभग 65 फीट की हैं और जिन्हें आप चोटी मानते हैं। अरावली बहुत पुराना पहाड़ है,
कहा जाता है कि हिमालय से भी पुराना पर्वत है। ऐसे में वो घिस भी गया है। उसकी हाइट को आस-पास के समय काल के हिसाब से कमी चुनौतियाँ मिली हैं। हिमालय काफ़ी नया नवीन वलित पर्वत कहलाता है। तो अरावली पर्वत जो है, उस अरावली पर्वत की 20 मीटर से ऊपर ऊँचाई वाली लगभग 12,000 पहाड़ियों को अगर देखा जाए, तो उसमें से 8.7% पहाड़ियाँ ही ऐसी हैं, जो 100 मीटर से ऊपर हैं और बस इसी 100 मीटर के चलते ये सारा की सारा बवाल मचा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 100 मीटर से ऊपर मानते हो तो लगभग 90% अरावली खत्म हो जाएगी और ऐसा हुआ तो एनसीआर की हवा खत्म हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आप इस तस्वीर के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो बना हुआ पूरा-पूरा डेज़र्ट है, ये किस तरह से ग्रीनरी को खा जाएगा। एक बड़ा ग्रीन पैच जिससे दिल्ली सुरक्षित है, वो मात्र इन 1048 पहाड़ियों के कारण ही अगर रहा, तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट में उन पहाड़ियों को जिनके ऊपर चित्तौड़गढ़ फोर्ट है या रणथंभौर या सरिस्का जैसी जगह बनी है, उन्हें हटाकर ज़िक्र किया गया है। लेकिन ये बड़ा ज़िक्र है, सरकार को आवश्यकता है कि अपनी इस रिपोर्ट में वो विषयवार इस पर क्लैरिफ़िकेशन दे। बचने का एक बहुत आसान तरीका है कि वो आस-पास से 100 मीटर की जगह समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर बोल करके अपनी बात बदल सकती है। लेकिन ये कोई टेक्निकल या वो टाइप टाइप करने वाली टाइपो एरर नहीं है। ये इंटेंशनल है, तो इससे कैसे बचा जाए, यही बात विपक्ष के द्वारा उठाई गई है। हमने भी अपने ट्विटर हैंडल अंकित कुमार अवस्थी, जिसको आप के अंकित के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर इस विषय को काफ़ी विस्तार से आपके सामने रखा है और इस पर अपनी राय रखी है और आप भी यहाँ आकर अपनी राय रख सकते हैं, सो दैट आप सरकार तक अपनी बातें पहुँचा सकें। कुल मिलाकर के 34 में से मतलब अब आप इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि अभी अरावली की डेफिनिशन डिसाइड हुई है, तो पहले क्या था? तो पहले सरकारी कुछ नियम थे और वो ये थे, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहता था कि 3 डिग्री वाला फॉर्मूला जो है, उससे हम अरावली डिसाइड करते हैं। 3 डिग्री का मतलब ढलान कितनी है। इस बार उस फॉर्मूले को यूज़ ही नहीं किया गया। बीच में वो सिर्फ 4.5 डिग्री तक पहुँचा दिया गया। इस बार सीधा सफा कर दिया कि 100 मीटर हाइट से ऊपर है, तो हम अरावली मानेंगे। लेकिन खेल यहाँ पर एवरेज एलिवेशन समुद्र तल से ना होकर आस-पास की जगह से होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे पहाड़, पर्वत खत्म कर दिए जाएँगे। उम्मीद है कि अब आप इस बात को समझ पाए हों। अगर ऐसा है तो ये भी जान लीजिए कि ये किसकी करामात है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करके सरकार को दी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब परिभाषा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि अरावली में अगर खनन रुकवाना है, अरावली की वजह से हो रहा पॉल्यूशन में जो कंट्रोल है, उसे खत्म करना है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे लेती है, ये देखने का विषय होगा। उम्मीद है आपको पूरा विषय समझ में आया होगा और अगर ऐसा है, तो आपकी क्या राय है? आपकी नज़र में कौन ज़िम्मेदार है? ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर डिटेल में आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज़ उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, आप जाकर उन्हें अवश्य चेक करिए। आपका समय शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।